हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की इस स्पेशल क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस क्लास को जो देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है जिसका नाम है डिपोजिटरी लाइब्रेरीज, इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा हर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हर कंपटीशन के अंदर एक सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप हमारे इस क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस टॉपिक से, और हर इस टॉपिक के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व करने को देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करें। शुरू करने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस क्लास को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अधिक अपडेट लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर छोटी मोटी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको जो हमेशा जो है वहां पर क्विज मिलती रहेगी, बहुत सारी पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। क्या है दोस्तों? OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, ध्यान रखना, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे से बात करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिपोजिटरी लाइब्रेरी। ठीक है ना, डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या होती है? डिपोजिटरी लाइब्रेरी वो होती है जिसमें डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो हमारा इंडिया का बना है उसके तहत जब कोई एक लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी को जो है एक पब्लिकेशन के द्वारा एक किताब उस लाइब्रेरी में भेजी जाती है, तो जिस लाइब्रेरी का पास एक अधिकार होता है इस एक्ट के तहत एक किताब रिसीव करने का, वो क्या होता है? वह डिपोजिटरी लाइब्रेरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी में जो किताबें भेजी जाती हैं कौन से एक्ट के तहत भेजी जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954। ये 1954 वाला जो एक्ट बना हुआ है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है, ठीक है ना, पुस्तकालय वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 है, ये एक्ट बना था। इस एक्ट के तहत जो है जिस लाइब्रेरी में एक किताब भेजी जाती है वो लाइब्रेरी हमेशा डिपोजिटरी होती है। और एक ध्यान रखना, किसी भी देश का जो नेशनल लाइब्रेरी होती है उस नेशनल लाइब्रेरी को भी क्या कहते हैं? डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम का मतलब कौन सा है? ये रहा आपके द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पुस्तक, समाचार पत्र या धारावाहिक के प्रकाशक को अपने स्वयं के वेब पर पुस्तक की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम कलकत्ता को इसके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर वितरित करनी चाहिए, और प्रत्येक 3 अन्य सार्वजनिक पुस्तकालय जो केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं में कॉपी देनी चाहिए। तो इस अधिनियम के तहत, अधिनियम का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है, इस एक्ट के अनुसार कोई भी प्रत्येक पुस्तक हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे वो कोई भी धारावाहिक के प्रकाशक हो, उसके खुद के वेब पर जो है एक किताब जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम कलकत्ता को, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कलकत्ता है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसको एक तिथि से 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर दोस्तों? 30 डेज। ये कई बार सवाल आता है कि भाई कितने दिन के अंदर अंदर, ये एनवीएस में आया था कि प्रकाश जो जब कोई किताब प्रकाशित हो जाती है या उसका प्रकाशन हो जाता है तो कितने दिन के अंदर अंदर जो है एक कॉपी को भेजा जाता है, ध्यान रखना, नेशनल लाइब्रेरी में। तो ध्यान रखना आपको, वो ध्यान रखना आपको 30 डेज। कितने दिन भाई?
30 डेज में जो है भेजा जाता है। और दूसरा ध्यान रखना है, एक तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रहती है, इसके अलावा कितनी भाई 3 अन्य सार्वजनिक पुस्तकालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करते हैं उनको भेजा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द पब्लिशर ऑफ एवरी बुक, न्यूज़पेपर और सीरियल मस्ट डिलीवर एट हिज ओन एक्सपेंस ए कॉपी ऑफ द बुक विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। मतलब पब्लिकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर भेजी जाती है टू द नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कहाँ पर कलकत्ता में, एंड आर कॉपी ईच टू 3 अदर पब्लिक लाइब्रेरी स्पेसिफाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और तो एक तो हो गया आपके नेशनल लाइब्रेरी, क्या हो गया दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी हो गया, लेकिन 3 और जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, तो टोटल 4 जो हमारे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, कितनी है दोस्तों, 4 है, ध्यान रखना कितनी है भाई, 4 जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल तो ये बन गया आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया था भारत के अंदर। तो भारत के अंदर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट लागू हुआ था 1954 में। दूसरा ध्यान रखना है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत कितने दिनों के अंदर वो किताब नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता पहुंच जाती है, 30 दिन के अंदर अंदर पहुंचनी होती हैं। और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत ध्यान रखना 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी होती है, जिसमें एक तो कौन होता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ही एक होता है, इसके अलावा 3 और पब्लिक लाइब्रेरी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची, 7वीं शेड्यूल में अनुसूची में अनुच्छेद 246 में पुस्तकालय से संबंधित मुद्दे दर्ज हैं। तो भारत के अंदर जो संविधान है, संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद 246 है उसके अंदर जो है लाइब्रेरी से संबंधित जो है मुद्दे वहां पर बने हुए हैं। तो आर्टिकल 246 इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इश्यूज ऑन लाइब्रेरीज आर रिकॉर्डेड। तो ध्यान रखना है कौन सी सूची, 7वीं सूची, लेकिन अनुच्छेद कौन सा, 246 के अंदर भारत में लाइब्रेरी संबंधित जितने भी इश्यूज हैं वो सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। पुस्तकों और समाचार पत्रों के वितरण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था और अंतिम बार 1954 और 56 में संशोधित किया गया था। The Delivery of Books Act, Newspaper Act was enacted and last amended। तो amended का मतलब 1954 में तो क्या आ गया, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आ गया था, लेकिन 2 साल बाद इसके अंदर क्या जोड़ दिया गया, संशोधित करके न्यूज़पेपर को जोड़ दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो कब आया था, 1954 में आया था, लेकिन इसको संशोधन कब किया गया था, इसको संशोधन किया गया था 1956 में, लेकिन संशोधन करते समय किसको जोड़ा गया था, न्यूज़पेपर्स को। किसको जोड़ा गया था दोस्तों, न्यूज़पेपर्स को जोड़ा गया था। ठीक है, और पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 के अनुसार पुस्तक की 4 कॉपीज, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पुस्तक की 4 प्रतिलिपियां भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजी जानी चाहिए। इस एक्ट के तहत जो है, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में है, तो 4 जो कॉपी है, 4 कॉपीज ऑफ बुक शुड बी सेंड टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। तो 1954 के अधिनियम के आधार पर 4 किताबें जो है, 4 कॉपी से बुक, एक किताब की 4 कॉपियाँ, ध्यान रखना, एक किताब की कितनी कॉपी है भाई, 4 कॉपियाँ जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजी जानी चाहिए। किसके तहत, डिलीवरी ऑफ द बुक्स एक्ट के तहत। तो सवाल पहला क्या बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला सवाल है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है ये कब आया था भारत में, 1954 में। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है न्यूज़पेपर संशोधित हुआ, और न्यूज़पेपर कब ऐड हुआ था, 2 साल बाद, 1956, मतलब 1956 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए।
और प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र के प्रकाशक अपने स्वयं के व्यय पर 30 दिनों के भीतर पुस्तकों और समाचार पत्रों के वितरण अधिनियम 1954 के तहत पुस्तक की एक प्रति वितरित करेंगे। तो ध्यान रखना, जिस दिन किताब प्रकाशन होती है उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 30 दिन के अंदर अंदर जो है उनको जो किताबें भेजनी होती हैं। तो द पब्लिशर ऑफ एवरी बुक एंड न्यूज पेपर पब्लिश्ड shall deliver at his own expense a copy of the book under Delivery of Books and Newspapers Act 1954 within 30 days। कितने अंदर भाई? 30 दिन के अंदर अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जब से किताब का पब्लिकेशन होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर किताब भेजी जानी चाहिए। पुस्तकों का वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। अभी तक ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना है, द डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन J&K। कहाँ पर भाई? J&K में इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ। कहाँ पर नहीं हुआ? J&K में। तो ध्यान रखना, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो अभी तक J&K मतलब जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया है। किस में नहीं किया गया भाई? जम्मू कश्मीर लागू नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 के अंतर्गत 4 पुस्तकालय को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ही सवाल अब आपके सामने बनेगा कि भारत के अंदर कितने डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं। तो भारत के अंदर ध्यान रखना है 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। तो अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 4 लाइब्रेरीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डिपोजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया। तो भारत में 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। अब आपको ध्यान रखना, चारों को याद रखना, चारों का नाम, चारों डिपोजिटरी लाइब्रेरी कब स्थापित हुई है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ पर है। तो पहला जो हम बात करते हैं दोस्तों, कौनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी ये कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। कब हुई थी? 1890 में। दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, ये इसकी स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। और कब हुई थी? 1804 में। कब हुई थी? 1804 में। तीसरा है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और चौथा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ये जो कहाँ पर है दोस्तों? ये दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? ये दिल्ली में है। तो पहला सवाल तो ये बनेगा, कौनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो कौनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में। दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, जो कहाँ पर है? मुंबई में है, इसकी स्थापना 1804 में हुई। फिर हम बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और चौथा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये 4 प्रकार की जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, ध्यान रखना, ठीक है। आइए अब हम एक एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी स्थापना किसने की, कब आई थी, ये सारी चीजें दोस्तों, ठीक है। इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो हमारा ऐप है, तो सबसे पहले जो भी इस क्लास को देख रहे हैं हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया जाके लिखिए प्ले स्टोर में। फिर एक सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में एकमात्र ऐसा जो प्लेटफॉर्म है लाइब्रेरी साइंस का जिसमें कंटेंट दोनों लैंग्वेज के अंदर मिलता है। जो आपको जो कंटेंट है वो दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि क्या है कि समझने में आसानी रहती है। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबको बताना चाहता हूँ, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है तो हिंदी मीडियम में लिखिए कंटेंट, और इंग्लिश मीडियम में कहते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन समझते समय आपको दोनों भाषाओं में समझना है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है दोस्तों। जब तक आप दोनों भाषाओं को साथ में लेकर नहीं चलोगे तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस जो है आपको ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगी। अगर आप दोनों भाषाओं को साथ में लेकर चलोगे तो लाइब्रेरी साइंस बहुत इजीली आपको समझ में आ सकती है। इसलिए मैंने हर टॉपिक के नीचे क्वेश्चन दिए हैं, ताकि जब भी आप भविष्य में रिवीजन करो ना,
कि आज मुझे इस टॉपिक का रिवीजन करना, तो कम से कम रिवीजन करने के बाद जब आप उसी टॉपिक का टेस्ट देते हो ना, तो मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं। जब ये कॉन्फिडेंस आता है तो ही आपको जीत दिलाते हैं। देखिए मार्केट के अंदर वो लोग कहते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब नहीं पढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइब्रेरी साइंस की ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर पूरा सिलेबस आता है। कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट आता है। बता दूं मैं आपको, हर किताब के अंदर कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। तो मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा इस क्लास के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम भी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो किताबें होता है, कई जगह से हमें इंग्लिश में कंटेंट मिलता है, कहीं हिंदी में मिलता है। इंग्लिश में मिलता है तो उसको सरल भाषा में हम हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर हिंदी में मिलता है तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत की 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, जिसके अंदर पहले जो है जिसका नाम है दोस्तों कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। जो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये चेन्नई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1890 में हुई थी। तो कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी उन 4 नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में से एक है जो 1955 से भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों, समाचार पत्रकों और पत्रिकाओं की एक प्रति प्राप्त करती है। ठीक है ना भाई, कब से इसको जो है ये जो है मिलना शुरू हो गया था, 1955 से ही, क्योंकि 1954 में डिलीवरी बुक्स एक्ट आया था और 1955 से जो है कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को जो है एक जो है कॉपी है, चाहे वो किताब, समाचार पत्र, मैगजीन है, एक कॉपी हमेशा ये प्राप्त करता है। फिर 1890 में मद्रास संग्रहालय के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को कब स्थापित किया गया था। तो कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को 1890 में स्थापित किया गया था और बाद में अलग हो गया और जनता के लिए खोला गया और इसका नाम 1896 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉनिमारा के नाम ने बदल दिया था। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि इसे जनता के लिए कब खोल दिया गया, तो ध्यान रखना है ओपनड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है ना भाई, इसे पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कब खोल दिया था, 1896 में, 1896 में, ध्यान रखना इसे 1896 में खोल दिया गया था। तो सवाल यहाँ पर यह बनेगा कि पहला सवाल तो ये बनेगा कि कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1890 में, लेकिन 6 साल बाद। तो सवाल दूसरा बनेगा कि इसे पब्लिक के लिए कब खोल दिया गया था। तो पब्लिक के लिए अर्थात लोगों के लिए 6 साल बाद, मतलब 1896 में इसको खोल दिया गया था। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, ये चेन्नई के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई, चेन्नई के अंदर स्थित है। तो कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज वन ऑफ द 4 नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज which receives a copy of all books, newspapers and periodicals published in India since 1995. Established in 1890 as part of Madras Museum and later separated open to public and renamed by the name of then Governor Lord Connemara in 1896। ध्यान रखना 1896 में इसे क्या कर दिया भाई, इसका नाम बदल दिया गया। किसका भाई, इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद ये 1950 में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 के अधिनियम के साथ राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बन गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं परीक्षा के अंदर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी कौन सा है। तो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम क्या है भाई, तो स्टेट सेंटर, इसको स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी कहते हैं। क्या नाम है, कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को। और ये पुस्तकालय यूएनओ और यूनेस्को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूएनओ और यूनेस्को सूचना केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ध्यान रखना कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। दूसरा सवाल मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो लाइब्रेरी यूएन यूनेस्को सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है, तो सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है कॉनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, जो संयुक्त राष्ट्र और एशियाई विकास बैंक की
डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में भाई? जो संयुक्त राष्ट्र और एशियाई विकास बैंक की डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है। इट बिकेम द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इन 1950 with the enactment of Madras Public Library Act 1948. The library also functions as the UNO UNESCO Information Center, serving as depository library of the UN and Asian Development Bank. ध्यान रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। जिसे कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1804 में हुई थी। ध्यान रखना, ठीक है ना, कब हुई थी? 1804 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, फॉर्मली एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, पहले इसका नाम क्या था भाई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे था। ठीक है ना, आप पहले मुंबई है। अब एशियाई अध्ययन के क्षेत्र में, ध्यान रखना, एशियाई अध्ययन के क्षेत्र में एक विद्वान समाज था। ये जो एशियाई है ना, ये अध्ययन के क्षेत्र में एक जो है बहुत ज़्यादा विद्वान समाज था, जिसकी शुरुआत 26 नवंबर 1804 को सर जेम्स मैकिन्टोश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आएगा, एशियन सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एशियन सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना जो है जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा की गई थी। 1954 में इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से अलग कर दिया था। 54 में इसको किससे अलग किया था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से अलग कर दिया और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई का नाम बदल दिया गया और 2002 में फिर से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के रूप में नाम दिया गया था। तो ये अलग अलग नाम चेंज होते गए, लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब हुई? 1804 में हुई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, फॉर्मली एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, इज ए लर्नेड सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ एशियन स्टडीज, initially founded by Sir James Mackintosh on 26 November 1804. In 1954, it was separated from the Royal Asiatic Society and renamed as the Asiatic Society of Bombay, and in 2002 again renamed as Asiatic Society of Mumbai. ठीक है दोस्तों, इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के नाम के रूप में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना 26 जून 1947 को तत्कालीन बॉम्बे स्टेट्स लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी की सिफारिश के अनुसार श्री ए फेजी की अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के प्रबंधन के तहत की गई थी। तो ध्यान रखना, ए फिजी जो अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के तहत इनकी स्थापना की गई थी। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ध्यान रखना, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना 26 जून 1947 को तत्कालीन बॉम्बे स्टेट्स लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी के तहत की गई थी। द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश ऑन 26 जून 1946 अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द देन बॉम्बे स्टेट्स लाइब्रेरी डिपार्टमेंट कमेटी 1939। आपको पता है कौन सी समिति आई थी? 1939 में फिजी समिति अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री ए फिजी। तो ए फिजी के अध्यक्षता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के प्रबंधन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 1955 में ही भारत सरकार ने डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 54 के तहत केंद्रीय पुस्तकालय को एक राष्ट्रीय निष्पेषागार पुस्तकालय के रूप में अधिसूचित किया था। ये भी सेंट्रल लाइब्रेरियन था, ये भी सेंट्रल लाइब्रेरी थी। कौन भाई? एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है ना, उसको एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बना दिया गया और इनको किताबें 1955 से आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 1954
जो है डिलीवरी बुक्स एक्ट आया था उसके बाद 1 साल बाद 1955 से यहाँ पर किताबें आनी शुरू हो गई। तो इन 1955 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द सेंट्रल लाइब्रेरी एज नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 एंड बुक्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम दिसंबर 1955। ठीक है ना भाई, 1955 से किताबें इनको मिलती रही थी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब हमने दो आज पढ़ी है, एक तो कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, दूसरा एसोसिएटिव। अब तीसरा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि आपको कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू करना पड़ेगा इतिहास उसका, फिर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से फिर इंपीरियल लाइब्रेरी, फिर कहीं जाके नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन कौन थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। और चौथा आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये आज आपको पार्ट 1 है, और अगले 1-2 दिन के अंदर इसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो पार्ट 2 के अंदर आपको जल्द सारी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 2 करवा दी, 2 और डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, और भी इससे जुड़े तमाम वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस टॉपिक से करीबन 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको सारे 20-25 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करवा के और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलो आइए अब जल्दी से आंसर बताइए आप मुझे मेरे साथ जल्दी से। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि ऐसा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई वाज इनिशिएटिव फाउंडेड बाय। मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत शुरू में किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए भाई, ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई है, ठीक है ना भाई, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1804 में हुई थी। लेकिन स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका स्थापना की गई सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा की गई थी। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शंस एज ए डिपॉजिटरी लाइब्रेरी ऑफ द यूएन। तो यूएन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र के डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है? कौन करता भाई? कौन सा जो ऐसा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है जो यूएन के अंतर्गत कार्य करता है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करता है एक सूचना केंद्र के रूप में? तो वो कौन सा है? कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई है। ध्यान रखना कौन सा है दोस्तों? चेन्नई है। तीसरा है द नंबर ऑफ द डिपॉजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया। भारत में डिपॉजिटरी को हिंदी में कहते हैं निक्षेपागार। कितनी संख्या है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी? तो भारत में ध्यान रखना है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की 4 संख्या है। अब जो भी विद्यार्थी देखो वहां पर शुद्ध हिंदी में आया है, एक तो अपन नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं, और लेकिन वह हिंदी में आ गया निक्षेपागार पुस्तकालय। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना है आपको। कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी लोकेटेड इन। कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई में है। ध्यान रखना। तो मैंने कैसे याद किया था पता है? कॉनमेरा में सी आ रहा है, और सी से चेन्नई में भी क्या आ रहा है? सी। तो सी से सी मैंने याद कर लिया था ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक थी मेरे हिसाब से। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 को संशोधित किया गया था। तो डिलीवरी बुक्स एक्ट जो है 1954 में आया था, फिर इसको कब संशोधित किया गया था? फिर इसको संशोधित किया गया था 1956 में, और किससे जोड़ा गया था? न्यूज़पेपर्स को। किसको भाई? न्यूज़पेपर्स को जोड़ा गया था। अगला है भाई, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को किस वर्ष जनता के लिए खोल दिया गया था? अब देख लीजिए, जनता के लिए खोल दिया था आपके 1896 में, लेकिन कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1890 में हुई थी, लेकिन 6 साल बाद जनता के लिए खोल दिया था। कितने साल बाद? 6 साल बाद जनता के लिए खोल दिया था। कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को माना गया है द कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को क्या मानते हैं? इसको हम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं दोस्तों? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी मानते हैं। पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1956 के अनुसार किसी पुस्तक की कितनी प्रतियां नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजे जाने चाहिए? एक किताब की कितनी जो कॉपी है जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को जाती है, कितनी जाती है दोस्तों? एक किताब की 4 कॉपियां जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजी जाती है अधिनियम डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत।
भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को तहत पुस्तकें प्राप्त होती है। नेशनल लाइब्रेरी जो इंडिया है ये किताबें प्राप्त करती है कौन से एक्ट के तहत, तो ये ध्यान रखना, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत जो है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है प्राप्त करती है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट न्यूज़पेपर एक्ट किस राज्य में विस्तार नहीं किया गया, कौन से राज्य में इसको अभी नहीं शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के अंदर ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो अभी लागू नहीं किया गया था। कब नहीं किया गया था भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू नहीं हुआ था। तो ये आपके सामने ये पार्ट 1 था डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का। जल्द आपको जो है इसका सेकंड पार्ट के अंदर बाकी 2 और डिलीवरी ऑफ जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो बड़ा है थोड़ा सा टॉपिक, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अभी अपडेटेड कोर्स है आपको देखने को मिलेगा, और अधिक जानकारी के लिए 8949992361 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो ये ऐप है इस ऐप को आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।